नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल स्टूडेंट साथी। गाइस, जैसा आप सबको पता है कि बीपीएससी 66 मेंस का डेट आ चुका है और एग्जामिनेशन कुछ ही दिनों में होने वाली भी है। तो कुछ हम लोग अभी 10 गोल्डन रूल्स लेके आए हैं। आंसर राइटिंग बेसिकली कैसे की जाती है आपका बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन में, और इसके बाद जो आने वाला वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ गेस्ट क्वेश्चंस भी लेके आएंगे 66 मेंस के लिए, जीएस पेपर 1 पेपर 2 के लिए। तो बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसा देख सकते हैं, मैंने लिख भी रखा है कि 10 गोल्डन रूल फॉर आंसर राइटिंग। तो बेसिकली आंसर राइटिंग के क्या गोल्डन रूल होने चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको अपने मेंस के पेपर में। तो काफ़ी सारे टीचर्स, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से हम लोगों ने इंटरेक्ट किया और उसके बाद जो हम लोगों ने ये 10 गोल्डन रूल्स निकाला है कि हाँ आंसर राइटिंग किस हिसाब से करनी चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों ने दूसरे फैकल्टीज़, इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज़ हो या फिर जो भी स्टूडेंट्स पहले अपीयर कर चुके हैं मेंस के एग्जामिनेशन में, उनके थ्रू हम लोगों ने उनके साथ बातचीत की और उसके बाद हम लोग ये गोल्डन रूल्स लेके आए। तो सबसे पहला गोल्डन रूल जो है आंसर राइटिंग का, वो है कि यू हैव टू राइट आंसर फॉर द एग्जामिनर। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये पहला गोल्डन रूल है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको मतलब किसी अखबार के लिए या किसी एडिटोरियल के लिए आपको नहीं लिखना है अपना जो आंसर है, आपको आंसर लिखना है एग्जामिनर के लिए। तो एग्जामिनर आपका कौन है जो आपका कॉपी चेक करेगा और वो क्या है, तो वो बेसिकली कोई किसी इंस्टीट्यूट का, किसी कॉलेज का रिटायर्ड प्रोफेसर है जिसकी एज अराउंड 60 to 65 ईयर्स ओल्ड है, और उसके हिसाब से आपको आंसर लिखना है। तो आंसर राइटिंग उसी हिसाब से करना है, उस सामने वाले के हिसाब से, ना कि आपको किसी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ना ही किसी ऐसे लोगों के लिए लिखना है। आपको बस आंसर लिखना है अपने एग्जामिनर के लिए, क्योंकि एग्जामिनर खुश होगा तो वो आपको मार्क्स देगा। अगर एग्जामिनर को कुछ समझ नहीं आएगा तो वो आइदर आपको एवरेज मार्किंग करके छोड़ देगा या फिर आपको कम मार्क्स देके छोड़ देगा। मतलब जो आपका आंसर डिजर्व करता है, जो मार्क्स, वो शायद आपको ना दे। तो ये आपका पहला रूल है। जो दूसरा रूल है बेसिकली वो है आपका कि आंसर जो होना चाहिए वो 3 पार्ट में बेसिकली आपको डिवाइड करना है। ठीक है, आंसर आपका 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो क्या क्या होगा, तो पहला पार्ट होगा इंट्रो, आपका इंट्रो होगा। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट होगा आंसर का, वो होगा बॉडी, और तीसरा पार्ट जो होगा आपका वो होगा कंक्लूजन। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में आपका आंसर जो है डिवाइड होगा। पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट होगा बॉडी, तीसरा पार्ट होगा कंक्लूजन। तो पहला पार्ट जो इंट्रोडक्शन होगा वो बेसिकली आपका, जैसे किसी भी पिक्चर का जो ट्रेलर होता है, ट्रेलर मतलब 3 घंटे की पिक्चर का ट्रेलर अगर आप लोग देखो तो 30 सेकंड या फिर हार्डली आपका 40-50 सेकंड्स का ट्रेलर होता है, या 1 मिनट 2 मिनट का ट्रेलर होता है, डिपेंड करता है। तो आपका जो आंसर होगा वो हो सकता है कि आप 500 वर्ड्स में लिखो या 800 वर्ड्स में लिखो। तो वो जो आपका इंट्रो होगा उसमें आपका पूरा आंसर हाईलाइट होना चाहिए। तो आंसर इज द ट्रेलर, इंट्रोडक्शन इज द ट्रेलर फॉर द आंसर ऑफ योर्स। तो आपको जो अपना इंट्रो है वो बिल्कुल प्रिसाइज लिखना है, बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल लिखना है, और उसमें आपका जो पूरा आंसर है वो हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपका एग्जामिनर ऑलरेडी पहले से हो सकता है 500 या 1000 कॉपीज चेक करके बैठा हुआ हो। तो अगर आप अपना इंट्रो ही में समा उस हिसाब का नहीं बांध पाओगे तो आपका एग्जामिनर जो है आपके कॉपी पे आगे नहीं बढ़ेगा, आपके आंसर पे आगे नहीं बढ़ेगा, और हो सकता है एवरेज मार्किंग देके आपका निकल जाए। तो ये आपका रूल नंबर 3 था कि आंसर जो आपका है वो आपका ट्रेलर है, इंट्रोडक्शन जो आपका है वो आपका ट्रेलर है। और यहाँ पे बेसिकली जो, जैसे हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये बेसिकली आपका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट आपका इसी पार्ट में होगा, रूल नंबर 3 में होगा, जहाँ पे आपको अपना इंट्रोडक्शन को एज अ ट्रेलर करके प्रेजेंट करना है। तो ये क्यों होगा ये भी मैं बताता हूँ नेक्स्ट वाले में। रूल नंबर 4 जो है वो आपका, जैसे मैंने बताया कि आपका अपना आंसर को जो हाईलाइट करना है इंट्रो पार्ट में। उसके बाद रूल नंबर 5 जो है उसमें क्या है कि इंट्रो पार्ट में आप कुछ डेटा, जैसे कि बाहरी दुनिया में हम लोग जानते हैं कि पैसा बोलता है, उसी तरीके से आंसर शीट पे जो है फैक्ट्स, डेटा और स्टैटिस्टिक्स बोलता है। तो आपको जो है अपना ये रूल नंबर 5 जो है उसमें आपको अपना डेटा जो है इंट्रो पार्ट में डालना होगा। मतलब यू हैव टू पुट सम डेटा, लाइक आपका डेटा हो गया या कुछ नंबर्स हो गया, स्टैट्स हो गया,
जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है किसी चीज़ के बारे में, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें अगर आपको उससे रिलेटेड अगर कुछ मतलब काफ़ी पेनिट्रेटिव अगर कोई कंटेंट मिलता है, या किसी सर्वे का कोई रिपोर्ट हो, या फिर कुछ भी हो, किसी जनगणना का कोई रिपोर्ट हो, तो आप उसको वहाँ पे पुट कर सकते हो अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो ये आपका बेसिकली रूल नंबर 5 होने जा रहा है। यू हैव टू पुट सम डेटा इन द इंट्रो पार्ट सो दैट द एग्जामिनर मूव्स अहेड इन द कॉपी। तो आपको अपना डेटा यहाँ पे रखना है अपना इंट्रो पार्ट में। रूल नंबर 6 की बात करें तो रूल नंबर 6 जो है बेसिकली इसमें जो बॉडी होगा, अब हम लोग बॉडी पे आ जाते हैं। आपने इंट्रो में अपना पूरा समा बांध दिया, आपने इंट्रो में बता दिया कि हाँ मेरे पास डेटा है, मेरे पास नंबर्स है, मेरे पास फैक्ट्स है, और उस डेटा को आपने हाईलाइट करा। उसके बाद जो आप आंसर लिखना चाहते हो इन द बॉडी और इन द कंक्लूजन, उसको आपने हाईलाइट कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। तो अब आपने एग्जामिनर को बता दिया है कि मेरे को इस कंटेंट इस क्वेश्चन के बारे में बेसिक पूरा आइडिया है। तो अब एग्जामिनर जो है आपके कॉपी में आगे बढ़ेगा। एक चचा है हमारे जो कि यूपी पीसीएस का बेसिकली कॉपी चेक करते हैं, तो उनसे बातचीत में पता चला कि उन्होंने बताया बेसिकली कि लौंडे चाहे यूपी पीसीएस के हो या बीपीएससी के हो या यूपीएससी के हो, मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि इंट्रो में जो है क्वेश्चन को डाल देते हैं, क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। बेसिकली ये सब काम लोग ग्रेजुएशन में कर देते हैं कि अगर आंसर नहीं पता है तो जैसे जो क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग 4 बार रिपीट कर देंगे। जैसे एक मान लो कोई क्वेश्चन है कि भारत की विदेश नीति पर प्रकाश डालें, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन को ही रिपीट कर रहे हैं, रिपीटेटिव मोड में डाल रहे हैं। वर्तमान में विदेश नीति में क्या परिवर्तन हुए, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन को जो है इंट्रो पार्ट में हम लोग दोबारा लिख रहे हैं। तो ये बोरियत हो जाता है, इसमें जो है एग्जामिनर आपका बोर हो सकता है, और आपको जो है इंट्रो पढ़ के ही वो आपके कॉपी से निकल सकता है, आपको एवरेज मार्क दे के। तो बेसिकली आपने जैसे जान लिया कि 6 तक जो गोल्डन रूल्स था वो बेसिकली समा बांधने का था। आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को एकदम प्रिसाइज रखना है, उसमें आपको डेटा पुट करना है। अगर आपके पास नंबर्स या स्टैट्स हैं तो उसको आपको पुट करना है। किसी सर्वे का रिपोर्ट है तो आप उसको भी वहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद आपको बताना है आंसर एग्जामिनर को कि आई हैव सम पॉइंट्स, आई हैव सम फैक्ट्स अबाउट दिस आंसर। तो वो धीरे धीरे करके फिर आपके कॉपी में आगे बढ़ेगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं बॉडी वाले पार्ट में। और ये बेसिकली जो मैं अभी गोल्डन रूल्स बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने एंड से हम लोगों ने बनाया है। ये हम लोगों ने एक्स ऑफिसर्स हो गए, या फिर जो भी एग्जामिनर्स हो गए, या फिर जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के फैकल्टीज़ हैं, उनसे हम लोगों ने इंटरेक्ट किया। जो भी स्टूडेंट्स मेंस पेपर्स में बैठ चुके हैं काफ़ी बार, पीटी क्वालिफाई करने के बाद जिन्होंने मेंस दिया है, भले मेंस में क्वालिफाई ना कर पाए हो, उनका एक्सपीरियंस भी काफ़ी मैटर करता है, क्योंकि आपको फेलियर से ज़्यादा सीखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सक्सेसफुल लोगों से। तो उन लोगों से इंटरेक्ट करने के बाद हम लोगों को ये 10 फैक्ट्स टोटल पता चले हैं जो हमें लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो अब हम लोग बॉडी में आ गए हैं। तो ये जो रूल नंबर 6 है ये बॉडी पे अप्लाई होता है। तो बॉडी जो है आपका, अब आपने जो है इंट्रोडक्शन में एग्जामिनर को बता दिया कि हाँ मुझे इस क्वेश्चन के बारे में सारे फैक्ट्स के बारे में पता है, सारे पॉइंट्स के बारे में पता है। तो अब आप आगे बढ़िए मेरे कॉपी में, क्योंकि मैं आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी दे सकता हूँ, या फिर जो मैंने इंट्रो में बताया है, हाईलाइट किया है, उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो एग्जामिनर आपके कॉपी में आगे बढ़ेगा। तो जो रूल नंबर 6 है ये बेसिकली बॉडी पे अप्लाई होता है, आंसर के बॉडी पे अप्लाई होता है। तो इसमें जो होगा आपको अपना जो आंसर है, सपोज कोई भी क्वेश्चन होता है तो उसका एक ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक हो सकता है टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू हो। तो आपको सब में से सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसका बॉडी को डिजाइन करना है, आंसर के बॉडी को। तो आपको इसमें जो है इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। आपका हो सकता है कुछ ऑप्शनल पेपर होगा, मान लो कि आपका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है, जो कि आपका ऑप्शनल पेपर है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसकी तैयारी की होगी। तो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पे आप ज़्यादा आप फोर्स दे सकते हो, उस पर ज़्यादा आप अच्छे से एलाबोरेट कर सकते हो अपने आंसर को। और इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल अगर कुछ है एस्पेक्ट उसका उस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ये बेसिकली आपको पॉलिटिकल
तो ये बेसिकली आपका जो बॉडी है उसमें आपको इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ज्योग्राफिकल, सोशियोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल अगर आपके पास कुछ डेटा है, कोई भी कंटेंट है, तो आप उसको प्लीज़ हाईलाइट कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस होता है कि हाँ बंदे को बॉडी में हाईलाइट किया है सारे एस्पेक्ट्स को, तो इसको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर जानकारी है। और हो सकता है आपका ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या फिर आपका सोशियोलॉजी हो, या फिर आपका ज्योग्राफी हो, या फिर आपका एलएसडब्ल्यू हो, तो आप उससे रिलेटेड भी आंसर को अपना डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। तो ये आपका बेसिकली बॉडी का पार्ट था। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने जब इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया था, और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोगों ने काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया था। तो अब यहाँ पे जो है करंट जो है जनरेट हो चुका है। बॉडी पार्ट जो है आपका आंसर का, यहाँ पे बिजली जो है जनरेट हो चुकी है। तो अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7 जो है ये अब आपको अपना कंक्लूजन, अपने आंसर को कंक्लूड करना है अब यहाँ पे। तो जो आपका कंक्लूजन होगा ना, तो उसमें बेसिकली अपने कंक्लूजन में आपको अपना ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाना होगा। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड अपना दिखाना होगा। तो कंक्लूजन पार्ट बेसिकली क्या होता है कि ये मांगता है कि हाँ आपका इसके हिसाब से आपको क्या, मतलब आपको इसमें बताना है, आप अपना सुझाव दीजिए। तो अपना सुझाव दोगे, जैसे एग्जामिनर को लगना चाहिए कि हाँ आप सिस्टम का पार्ट होने जा रहे हो, तो आपका ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड इस चीज़ में शो करना चाहिए। तो जो कंक्लूजन होगा उसमें बेसिकली आपको इस चीज़ को एकदम मद्देनज़र रखना है कि आप जो सुझाव दे रहे हो वो एकदम प्रिसाइज हो। और तो ये रूल नंबर 7 हो गया, यू हैव टू शो द ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। रूल नंबर 8 जो है, गो विद द गवर्नमेंट स्टैंड। आपको जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाना, क्योंकि आप सिस्टम का पार्ट होने वाले हो। तो अपना जो कंक्लूजन है इसमें बहुत ज़्यादा व्याकुल होकर जो है अपना ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में आप सरकार के अगेंस्ट डिसएडवांटेजेस मत गिनाने लगना। आपको जो है गो विद द फ्लो। ये रूल नंबर 8 है बेसिकली। तो आपको जो है फ्लो के साथ निकलना है। मान लो कि सरकार का, जैसे एक से फॉर सपोज एक क्वेश्चन है जीएसटी का, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि जीएसटी पे आपकी क्या राय है, तो आपको लाख डिसएडवांटेज उसकी पता हो, बट आपको जो है ज़्यादातर उसका प्रॉस गिनाना है, यानी कि एडवांटेजेस गिनाना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो आपको जो है गवर्नमेंट के स्टैंड के साथ स्टैंड लेना होगा, और उसी हिसाब से आपको अपना कंक्लूजन भी देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली कंक्लूजन वाला जो पार्ट है, जो हम लोगों ने बिजली बनाया, उसका जो करंट जनरेट हुआ, उसके बाद यहाँ पे जो है आपका बल्ब जो है जलेगा। मतलब यहाँ पे आपका आंसर जो है कंक्लूजन पार्ट वाला में आपका बल्ब जल जाएगा, और यहाँ पे जो है आपको मार्क्स, अगर आपने इस हिसाब से अपने आंसर को डिज़ाइन एंड डेवलप किया है, इंट्रो पार्ट में अगर आपने हाईलाइट किया है जैसे मूवी का ट्रेलर होता है उस हिसाब से, उसके बाद बॉडी में अगर आपने इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू और ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू या फिर टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने अपने आंसर को डिज़ाइन किया है, उसके बाद आप कंक्लूजन में आके सुझाव दे रहे हो अपना ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड शो करके, और साथ ही साथ सिस्टम के साथ अपना एक स्टैंड लेके, तो यहाँ पे जो है आपका बल्ब जल जाएगा, और आपको जो है मार्क्स, अगर आपका क्वेश्चन, आपका आंसर डिजर्व जो मार्क्स करता है, वो मार्क्स आपको बिल्कुल मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका बेसिकली 8 गोल्डन रूल अभी हम लोगों ने आपको बता दिया। 9वां जो है, आपको अपने सारे पॉइंट्स को जो है, जितने भी पॉइंट्स आपने डाले उन सब को आपको समराइज करना है, समराइज कर देना है अपने सारे पॉइंट्स को कंक्लूजन के बाद, और लास्ट में जो है बंडल अप करना है अपने आंसर को। तो बंडल अप करने के बाद आपका यहाँ पे खत्म होता है बेसिकली 10 गोल्डन रूल्स है। 8 तक ही मोटा मोटी हम लोगों का काम करना है, 9वें में समराइज करके उसके बाद बंडल अप करना है अपने आंसर को। तो बेसिकली ये रूल होने वाला आपका गाइज, जिसमें आपको जैसे मैंने बताया कि आपको आंसर जो है अपने एग्जामिनर के लिए लिखना है, ना कि आपको नरेंद्र मोदी, ना कि आपको रामनाथ कोविंद के लिए लिखना है, और आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला है। द ओनली अवार्ड इज़ द मार्क्स फॉर योर आंसर। तो वो आपको अवार्ड है, तो वो अवार्ड आपको कौन देगा? तो आपका एग्जामिनर देगा, जो कि आपका एक्स प्रोफेसर है, किसी कॉलेज का, किसी इंस्टीट्यूट का, या फिर प्रोफेसर है जिसकी एज अराउंड 50 to 60 ईयर्स ओल्ड है। और दूसरा पार्ट था कि आपको अपने आंसर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन जो होगा वो आपका ट्रेलर होगा, जहाँ पे आप समा बांधोगे। समा बांधने का मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन का जो है उसी को रिपीट कर देना, क्योंकि वो आपके आंसर को कहीं ना कहीं बैडली इफेक्ट करेगा।
उसके बाद आपको अपना आंसर को हाईलाइट करना है। इंट्रो पार्ट में डेटा डालना है, अगर कोई आपके पास इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट हो या फिर कोई भी ऐसा रिपोर्ट हो जिसमें डेटा हो, तो बेसिकली आपको अपना डेटा वहाँ पे पुट करना है। बॉडी जो है वो उसमें आपको इकोनॉमिकल, ज्योग्राफिकल, पॉलिटिकल सारे एस्पेक्ट को लेके आंसर को डिज़ाइन एंड डेवलप करना है। और जो समरी होगा उसमें आपको अपना ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड दिखाना है। और लास्ट में जो बंडल अप करोगे आंसर को, तो आपको गवर्नमेंट के स्टैंड के साथ स्टैंड लेना है और अपना सुझाव देना है। एक चीज़ और जो है ये मिस हो गया, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये है गाइस कि जो भी आपका आंसर होगा ना, जो आप पैराग्राफ लिखोगे, तो पैराग्राफ मस्ट बी 4 to 5 सेंटेंसेस। 4 से 5 सेंटेंस से ज़्यादा आपको अपना पैराग्राफ नहीं लिखना है, मतलब आंसर नहीं लिखना है। अगर 4 से 5 सेंटेंस हो गए, तुरंत स्किप टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। लाइक आप खुद सोचो, एक आंसर इस तरीके से हमने लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा सा प्रिसाइज कि हाँ चलो 3 लाइन पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में मूव करेंगे। और एक आंसर जो है आपने कंटिन्यू ऐसे 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 करके लिख रखा है, तो ये ना देखने में ही थोड़ा सा वो होता है, हेक्टिक टाइप का दिखता भी है। और उसके बाद हो सकता है कि सारे पॉइंट्स को अच्छे से ना पढ़े। और यहाँ पे अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हो, 3 या 4 सेंटेंसेस के बाद या 4 या 5 सेंटेंसेस के बाद अगर आप पैराग्राफ फिर से स्विच करते हो, तो हो सकता है इसमें आंसर के साथ साथ थोड़ोली मूव करे एग्जामिनर आपका आंसर में। तो ये बेसिकली ये भी एक गोल्डन रूल में एक था कि पैराग्राफ मस्ट इंक्लूड 4 to 5 सेंटेंसेस, इससे ज़्यादा आपको लेंदी नहीं करना है। तो बेसिकली गाइज ये 10 गोल्डन रूल्स थे आपका आंसर राइटिंग के लिए, मेंस के लिए। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने खुद से बनाया है, मैंने फिर से बताया, मैं फिर से बता भी रहा हूँ कि जो भी फैकल्टीज़ हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, जो एग्जामिनर्स हैं, उनसे भी हम लोगों का इंटरेक्शन हुआ है। जो जिन्होंने पहले पेपर्स लिख रखा है मेंस का, उनसे भी हमारा इंटरेक्शन हुआ है। तो उनके आधार पे हम लोगों ने ये 10 गोल्डन रूल बनाया कि हाँ ये बेसिकली होना चाहिए। और अगर इस हिसाब से आप आंसर लिखते हो तो आपको मार्क्स अच्छा मिलेगा, इसकी गारंटी है। तो थैंक यू गाइज, और होप कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। और आप लोग हमारे ई-कॉमर्स साइट से काफ़ी सारे लोगों ने मटेरियल्स परचेस किया, तो हमें लगता है कि उसमें से काफ़ी सारा रिजल्ट तो आएगा ही। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो एक बार कॉल ज़रूर कर लेना, ऑफिसर बनने के बाद हम लोगों को भूल मत जाना, ठीक है। और ये बेसिकली 10 गोल्डन रूल्स, इसको अप्लाई करो प्लीज़ अपने आंसर कॉपी में, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट होने जा रहा है। और एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और स्टूडेंट साथी के पूरे इंटायर टीम की तरफ से आपको आने वाले बीपीएससी मेंस के एग्जामिनेशन के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और कॉपी इसी तरीके से लिखिए और आग लगा दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस इंटायर वीडियो गाइज, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। थैंक यू।